थर्ड ईयर। इससे पहले हमने डॉर्मेंसी के बारे में बात की थी। एक तरह से सीड डॉर्मेंसी जो है एक तरीका है जिससे कि जो भी बीज है वो एबनॉर्मल कंडीशन में टाइड ओवर कर सकता है, ठीक है, ताकि जब भी एम्ब्रियो को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो ग्रो कर सके। तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, एनुअल्स और पेरिनियल्स जो होते हैं उनके अंदर सीड्स जो हैं थोड़े समय के लिए वाइबल रहते हैं, लेकिन पेरिनियल्स के अंदर जो बीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए भी वाइबल रहते हैं। तो अगर आप सीड की संरचना देखें तो सीड में सीड कोट होता है, कॉटलेडन्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सीड है उसमें एक या दो कॉटलेडन्स हो सकते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो का जो पार्ट होता है, एम्ब्रियो का पार्ट है कॉटलेडन्स, रेडिकल, हाइपोकॉटाइल और प्लूम्यूल। मोनोकॉट्स में रेडिकल जो है वो कवर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है कोलियोराइजा से, और प्लूम्यूल का जो हिस्सा है जिससे कि शूट बनता है वो ढका हुआ रहता है कोलियोप्टाइल से, ठीक है। रेडिकल से क्या बनता है, प्राइमरी रूट बनती है, ठीक है। कुछ सारे सीड्स होते हैं जिनके अंदर की जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो एंडोस्पर्म के अंदर होता है या फिर कॉटलेडन्स में होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर भी एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, और अदरवाइज जो दूसरे जो होते हैं जिनके अंदर की कॉटलेडन्स होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है या बहुत मेम्ब्रेनस सा होता है, उन बीजों को हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर की जो न्यूसेलस होता है जो पहले से प्रेजेंट रहता है ओव्यूल के अंदर, वो आमतौर पर जब डेवलपमेंट होता है बीज का तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ में ये रहता है, और जब सीड मैच्योर हो जाता है उस समय पर हम इसको न्यूसेलस नहीं बोल करके पैरिस्पर्म बोलते हैं या परिभ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है। यह न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा होता है। अब आते हैं हम सीड लॉन्गेविटी या वायबिलिटी के ऊपर। सीड लॉन्गेविटी वो पीरियड होता है जिसके लिए कि बीज कितने समय तक वायबल रह सकता है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ हार्वेस्ट किया है अभी इस साल, और वो 6 महीने, 12 महीने या 2 साल तक अगर आप उस बीज को जर्मिनेट करें, वो जर्मिनेट हो सके, तो उसकी जो लॉन्गेविटी है वो कितना हुआ, 2 ईयर्स। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो बीज होते हैं उनकी लॉन्गेविटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होती है, स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, 1 साल से लेकर कई सालों तक हो सकती है। कुछ प्लांट्स जैसे प्याज है, लिली फैमिली के जो पौधे हैं उनके अंदर इनकी जो लॉन्गेविटी होती है वो 2 या 3 महीने या 4 महीने इस तरह से होती है। और कुछ प्लांट्स जैसे कुकुरबिटेसी के पौधे हैं उनके अंदर जो ये होता है, ये डॉर्मेंसी पीरियड भी ज़्यादा होता है, लॉन्गेविटी भी ज़्यादा होती है। इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे मैंग्रोव्स होते हैं जो समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर दलदली एरिया होता है सी बीच पर। जैसे आप अगर एलिफेंटा केव्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पर डॉर्मेंसी बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट वहाँ पर सजीव प्रजता होती है जिसको हम बोलते हैं वीवी पैरी। तो यहाँ पर जो बीज होता है वो पौधे में जब फ्रूट में है तो वहीं पर अंकुरित हो जाता है, और जब उसमें से रेडिकल निकल जाता है, छोटा सा शूट निकल जाता है, तब वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उनको हम बोलते हैं वीवी पैरी, और पौधों को बोलते हैं वीवी पैरस प्लांट्स। तो राइजोफोरा और एविसेनिया इस तरह के 2 एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो भी इस तरह के एरिया में मिलते हैं समुद्री किनारों पर जहाँ दलदली है बहुत ज़्यादा, उनमें ये पाए जाते हैं वहाँ पर। अब लॉन्गेविटी का एक एग्जाम्पल हम देखें, उत्तर पूर्व चीन में सैक्रेड लोटस है जो कि मिट्टी में दबा हुआ था 0.5 से लेकर 2 मीटर्स की डेप्थ के ऊपर, और उसको लगभग 1288 साल के बाद में भी जब चेक किया गया तो वो वायबल पाया गया। थोड़ा सा ठंडे एरिया में था उसमें, तो काफ़ी टाइम तक ये वायबल था। इसी प्रकार ल्यूपिनस के सीड्स, ल्यूपिन जिसको हिंदी में उसमें बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसमें आर्कटिक का टुंड्रा प्रदेश जो है जहाँ पर कि काफ़ी बर्फ़ की बहुत मोटी परत जमी रहती है, उसके अंदर उन्होंने कुछ बीज दबे हुए थे, और उनको जब निकाला गया बर्फ़ में से और उनको जर्मिनेट किया गया, चेक किया कार्बन डेटिंग से उसका डेट कि कितना पुराने हैं, तो लगभग 10,000 साल पुराने वो बीज पाए गए। विलियम्स बेल ने भी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सीड्स को उन्होंने वीड सीड्स के साथ में अलग अलग डेप्थ के ऊपर रखा और देखा कि
कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं वो लगभग 101 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक वाइबल रह सकते हैं। तो उनकी लॉन्गेविटी 101 साल तक की हो सकती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे बीज होते हैं रिकैल्सिट्रेंट टाइप के, जिनको कि उनकी जो वाइबिलिटी होती है, अगर आप उनको ड्राई कंडीशंस में रखते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखते हैं तो उनकी वाइबिलिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आमतौर पर इस प्रकार के जो भी बीज होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स के जैसे होते हैं, जैसे चाय है, रबर है, कोकोनट है, ये जो प्लांट्स हैं ये रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं इनके अंदर। और जो पारंपरिक बीज, जैसे पहले बताया था, उनके अंदर वाटर कंटेंट, डॉर्मेंसी में भी हमने बात की थी कि जो पारंपरिक बीज होते हैं उनका वाटर कंटेंट कम होता है। अच्छा, अगर हमको किसी भी प्लांट की वायबिलिटी टेस्ट करनी तो हमारे पास दो तरीके होते हैं वायबिलिटी टेस्ट करने के। एक होता है टीटीसी टेस्ट से और दूसरा होता है जर्मिनेशन टेस्ट के द्वारा। टीटीसी को हम, ये शॉर्ट नाम है टीटीसी, एक्चुअली पूरा नाम इसका है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। और इसे जब हम टेस्ट करते हैं, इसका 1% विलेन बनाया जाता है एक्वस में, पानी के अंदर, और उसमें बीजों को भिगो दिया जाता है और अंधेरे में रखते हैं 3-4 घंटे। ज़्यादा समय के लिए भी आप रख सकते हैं। अगर वायबल बीज होते हैं तो उन वायबल बीजों में रेड कलर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये जो रेड कलर होता है ये फॉर्मोजोन केमिकल होता है, ट्राइफिनाइल फॉर्मोजोन, वो बनता है, उसके कारण से कलर आता है। ये क्यों बनता है? जो भी वायबल होते हैं, जो लिविंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज। तो ये जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो टीटी के साथ रिएक्ट करता है और ट्राइफिनाइल फॉर्मोजोन बनाता है, जिसका कि रेड कलर होता है। तो कोई भी अगर वायबल है जिसमें लिविंग सेल्स हैं, उसके अंदर वो कलर देगा। दूसरा होता है जर्मिनेशन टेस्ट। टीटीसी आपको टेंटेटिव परसेंटेज बताएगा कि इतना है। एग्जैक्ट परसेंटेज अगर आपको देखना है तो आपको जर्मिनेशन से मालूम पड़ेगी। इसको परसेंटेज में डिपिक्ट करते हैं। और जर्मिनेशन जो है जल्दी होना चाहिए, सीडलिंग्स जो हैं सेहतमंद होने चाहिए, विगरस होने चाहिए, उनका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। शुरू में जब आप देखते हैं तो प्रारंभिक 1st और 2nd डेज में जर्मिनेशन कम होता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता है और बाद में कुछ समय के बाद में वो फिर स्लो डाउन हो जाता है। तो परसेंटेज जर्मिनेशन को किसी एक स्पेसिफिक दिन कि भाई 4th डे या 8th डे परसेंटेज जर्मिनेशन इतना था, इस तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं और एवरेज लेकर के परसेंटेज भी उसका निकाला जा सकता है ना। अगर आप देखेंगे तो जो जर्मिनेशन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एपीजियल और हाइपोजियल। अगर इस आप चित्र में देखेंगे, जनरली जो डायकॉट्स होते हैं उनमें जब वो बीज ज़मीन से बाहर निकलता है तो कॉटलेडन ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। इस तरह का जो जर्मिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एपीजियल या ऊपरोपरिक, मतलब कॉटलेडन ऊपर आ गया। और अधिकांश मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जब बीज अंकुरित होता है तो जिसका कॉटलेडन होता है वह ज़मीन के नीचे रहता है, तो उसमें हम उसको बोलते हैं अधोपरिक, माने ज़मीन के नीचे है वो। अधो माने नीचे, ऊपरो मतलब ऊपर। ठीक है, इस तरह से इसको बताया गया है। डायकॉट्स के अंदर हाइपोकॉटाइल इलोंगेट करता है, मीन्स जो कॉटलेडन के नीचे का हिस्सा होता है, और मोनोकॉट्स में एपिकॉटाइल इलोंगेट करती है, इससे कि कॉटलेडन नीचे रह जाता है और जो कॉटलेडन का पार्ट, जो प्ल्यूमल का पार्ट होता है वो बाहर निकलता है। अब बीज के अंकुरण के लिए ज़रूरत क्या क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीड जो है वो वायबल होना चाहिए, उसका एम्ब्रियो जो पार्ट है वो जीवित होना चाहिए, इंटरनल फैक्टर्स फेवरेबल होने चाहिए, डॉर्मेंसी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप देखेंगे वाटर, एरिएशन, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर किसी सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए तो वो लाइट भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वाटर में अगर देखें तो क्या होता है, वाटर जब हम देते हैं उनको तो क्योंकि ड्राई सीड जो होता है उसमें वाटर परसेंटेज कम होता है, तो सब मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो रुक जाती हैं, हॉल्ट पे आ जाती हैं। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड तो सेल्स का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने से मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो
स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी तभी वो एक्टिवली ग्रो कर पाएगा और काम कर पाएगा। तो हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं जलायोजन, सीड्स लेते हैं, पहले इम्बाइब करते हैं, इम्बिबिशन होता है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। तो कॉटलिडन, सीड कोट, कॉटलिडन स्वेल करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में सीड कोट बर्स्ट हो जाता है और फिर गैशियस एक्सचेंज वगैरह जो है वो आराम से आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें होता है। सेकेंड जो कंडीशन है जो वो है कि एरेशन चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी के लिए एटीपीज बनने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जब रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा परसेंटेज में हो तो वो सीड्स के लिए, जर्मिनेशन के लिए डिट्रीमेंटल होती है, घातक होती है। और कई बार इसकी वजह से सेल्स के अंदर नेक्रोसिस भी हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है कुछ ज़ैंथियम और ट्राइफोलियम, उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के हाई कंसंट्रेशन प्रमोट करती है जर्मिनेशन को, लेकिन ऐसा अधिकांश बीजों में नहीं होता है। टेम्परेचर जो है वो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। डिफरेंट प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो फ़र्क हो सकते हैं। हर एक प्लांट के लिए मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट प्लांट्स होंगे तो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर रेंज होगी वो अलग अलग होगी। टेम्परेट प्लांट्स के लिए लो टेम्परेचर ज़रूरी होता है और ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरी होता है। लाइट की रिक्वायरमेंट स्पेशली जो पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक बीज होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है। प्रकाश संवेदी जो होते हैं उनको लाइट चाहिए। नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक में लाइट से अंकुरण जो है वो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर उनको लाइट नहीं देना होता। अब हम प्रोसेस देखें यदि, तो प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये देखते हैं एक बार कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जैसे आकार के परिवर्तन में सबसे पहले जैसे ही पानी लेता है बीज तो स्वेलिंग होती है, सीड्स फूल जाता है, एम्ब्रियो का जो एक्सिस होता है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और जब भी आप देखेंगे अंकुरण में सबसे पहले रेडिकल निकलता है, तो पहले रूट बनता है। ठीक है, उसके बाद में फिर प्लूम्यूल का हिस्सा बाहर निकलता है और अब बीज का नेचर कैसा है उसके हिसाब से एपीजियल या हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। यदि एपीजियल है तो कॉटलिडन पूरा बाहर निकलता है और अगर हाइपोजियल है तो सिर्फ प्लूमुलर पार्ट निकलेगा, कॉटलिडन्स नीचे ही रहते हैं। ठीक है, रेडिकल मूलांकुर निकलने का जो स्टेज होता है वो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। जब रेडिकल निकलता है उसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जर्मिनेशन हो गया है। ठीक है, प्लूमुल थोड़ा बाद में निकलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल या कार्यकी जो चेंजेस होते हैं अंदर, पहली चीज़ है इम्बिबिशन होता है। मीन्स पहले जो सीड एब्जॉर्ब करता है, सीड कोट लेयर्स या डेड लेयर्स जो होती है वो उनके ऊपर वाटर का सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। तो सीड कोट की जो आउटर लेयर्स होती हैं वो परमेएबल नहीं होती गैसेस के लिए। जब वो सीड कोट बर्स्ट हो जाता है उसके बाद में वो होता है गैसेस के लिए परमेएबल होता है। सेल साइज़ में चेंज होगा क्योंकि जैसे ही हाइड्रेशन होगा तो सेल का साइज़ बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सीड जर्मिनेशन का वो ये है कि जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, उनका वाटर ब्रेकडाउन होता है और फिर उनका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मोबिलाइजेशन होता है, उनका स्थानांतरण होता है। कहाँ होगा, जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे जहाँ पर भी नया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सेल नए बन रहे हैं, वहाँ पर होगा। स्टोर्ड प्रोडक्ट्स का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल सब्सटेंसेस में। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी वो पहुँचाए जाते हैं वहाँ पर फिर वो जिस भी सब्सटेंस में कन्वर्ट होना होता है, जैसे अगर क्लोरोफिल बनना है, पत्ती बननी तो क्लोरोफिल बनेगा, सेल वॉल्स बनेंगी, मेम्ब्रेन्स बनेंगे। ठीक है, इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। पहले जब ड्राई स्टेट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ छोटा होता है, मेम्ब्रेन का डिस्टेंस भी कम होता है, वो भी ठीक हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ में रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है।
और जस्ट सीड कोट का जब ब्रेक होने वाला था उस टाइम पे स्टेबलाइज हो जाता है। फिर अगेन माइटोकॉन्ड्रिया फिर दोबारा से एक बार रेस्पिरेशन रेट हाई होती है जब पूरा वो बस्ट हो जाता है उस समय पे। एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ का एंजाइम का सिंथेसिस जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद में होता है, तो उनका मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उनका प्रोटीन बनता है, इस तरह से होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, स्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है, ये पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बीटा माइलेज जो जैसे वीट है, बार्ले है, उनके अंदर सीरियल्स में बीटा माइलेज पहले से प्रेजेंट होता है और वो भी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटीपी जो है वो नहीं बनेगा जब तक कि ये चेन एक्टिवेट नहीं होती, तो ये भी एक्टिवेट हो जाती है जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लगभग 30 मिनट के अंदर सब ये स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी के साथ में ही पॉलीराइबोसोम्स बनते हैं। मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हो सकता है या उसका सिंथेसिस भी हो सकता है, और उस मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस रैपिडली हो। काफ़ी सारे सीड्स में डीएनए से एमआरएनए बनना, जैसे मैं बताया था, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद में फिर ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखें कि सो विद इन 7 days स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग आधी रह जाती है। सॉल्युबल शुगर्स, अमीनो एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद में ये प्रोडक्ट्स बनते हैं इसलिए, और इनका मोबिलाइजेशन हो जाता है यंगर टिश्यूज़ की तरफ। अब हम इंडिविजुअली बात करें जर्मिनेशन के टाइम पे, तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ये सब होते हैं। कुछ में सेलुलोज होता है प्रोडक्ट, हेमी सेलुलोज भी होता है, इन सब का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, और जैसे सीडलिंग इमर्ज होते हैं, नए सीडलिंग्स, नए लीव्स बनते हैं, तो डिपेंडेंसी स्टोर्ड प्रोडक्ट्स पर कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और फिर वो अपने आप से काम करते हैं। जैसे नया लीव्स बनेगा, यंग लीव्स बन गए, कॉटलिडे लीव्स ग्रीन हो गए, तो वो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड मटेरियल बनाना शुरू कर देंगे, तो वो तब फिर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। मोबिलाइजेशन में स्टार्च जो होता है वो अल्फा माइलेज उसके ऊपर काम करता है, वो पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स बनाता है जिनके की लो मोलिकुलर वेट होता है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर उसके ऊपर बीटा माइलेज एक्ट करता है, और बीटा अमाइलेज जो है वो उनको फिर से ब्रेक डाउन करता है शुगर्स में, डाइसेक्राइड्स के अंदर, माल्टोस में। उसके बाद में अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो उसके ऊपर एक्ट करता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। तो जो मोबिलाइजेशन होता है स्टार्च का वो इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स होता है, या तो सुक्रोज के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, लेग्यूमिनसी प्लांट्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है प्रोटीजेस के द्वारा, और फिर अल्टीमेटली वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में अमीनो एसिड में एस्पर्जिन और ग्लूटामिन उनके रूप में होता है, एमाइड्स के रूप में। ठीक है, तो इनके लिए एस्पर्जिन सिंथेटेज और ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम ज़रूरी होते हैं। कुछ प्लांट्स में कुछ दूसरे अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जैसे मटर के अंदर होमोसिरिन के रूप में होता है, रिसिनस के अंदर ग्लूटामिन के रूप में होता है। जहाँ पर भी जब दूसरे अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर इनसे म्यूचुअल एक्सचेंज होकर के फिर वो दूसरे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्च का। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि स्टार्च जो है वो एक्ट होता है, लेकिन उसमें पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से अमीनो एसिड्स बन करके उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ना इसमें ये देखिए आप बीज के अंदर, ये बीज के अंदर सिर्फ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो किस तरह से कन्वर्जन होता है, स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, और वो फिर मोबिलाइज होता है, ट्रांसलोकेट होता है
वहाँ पर शुगर्स डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स में, जैसे सेल कंपोनेंट्स बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, एमाइड्स बनाते हैं। इसी तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होकर के एमाइड से के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट होता है और आगे जा कर के फिर ये एमाइड्स जो हैं दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। फैट का जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल से होता है। ये अल्टीमेटली शुगर्स बनाते हैं, शुगर के रूप में इनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो लिपिड्स का जो मोबिलाइजेशन होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। एम्ब्रियो में स्टोर्ड होता है लिपिड्स, या फिर कार्टिलेजन्स में स्टोर्ड होते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, ये ओलियोसोम्स में होता है और ये ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में। और इसका जो ब्रेकडाउन है वो ट्रिगर होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन से। फैटी एसिड्स फिर इसके बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, और ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लाइकोलाइसोम्स में होता है। फैटी एसिड्स ग्लाइकोसोम से एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फिर ग्लाइकोजेट साइकिल में एंटर करता है और सक्सिनेट के साथ में रिएक्ट करता है। उसके साथ में रिएक्ट करके इनसे सक्सिनिक एसिड बनता है और ये सक्सिनिक एसिड जो है ये अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कन्वर्जन हो जाता है मैलेट के अंदर, और मैलेट से फिर ये साइटोप्लाज्म में बाहर आते हैं। वहाँ पर ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू सुक्रोज में, और उसके बाद में फिर ये आगे जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम में शॉर्ट में पूरा बताया गया है, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं इसके। ग्लाइकोजेट साइकिल में कोएंजाइम ए जो बनता है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से, कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो सिट्रेट सिंथेटाइज के तो सिट्रेट में बनता है। कई लोग ये मानते हैं कि सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें इस ऑर्गेनेल में नहीं बन सकता है, तो वो पहले बाहर जाता है सिट्रेट, वहाँ पर बाहर इसका कन्वर्शन होता है आइसोसिट्रेट में, फिर वो अंदर आ जाता है। अब आइसोसिट्रेट बनने के बाद में ये दो प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलेट में और सक्सिनेट में। तो सक्सिनेट जो होता है ये फिर बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ग्लाइकोलेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और मैलेट सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू मैलेट बनता है ये, और कोएंजाइम ग्रुप अलग हो जाता है। मैलेट और NAD ये रिएक्ट करके मैलेट डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन एटम इसमें से निकलता है, वो वापस से ऑक्सैलोएसिटेट बना देता है। अब दूसरा जो स्टेप होता है, जो सक्सिनेट ये बना है वो शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सक्सिनेट को शुगर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में दोनों में मिलकर होता है। सक्सिनेट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन के समय बाद, ये सेम साइकिल है, उसमें एंटर करके ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट में कन्वर्ट होने के बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, ये स्टेप ये है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट टू मैलेट, इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है। अब मैलेट साइटोप्लाज्म में आकर के इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, ऑक्सैलोएसिटेट बनता है, फिर पेप कार्बोक्सिलेज के द्वारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। ये जो स्टेप्स हैं ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से सुक्रोज बनता है विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जैसे रिसिनस है या सनफ्लावर, उसके अंदर पूरे के पूरे लिपिड्स का जो है वो सुक्रोज में कन्वर्शन नहीं होता है। इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स डायरेक्टली भी कॉटलेडन्स के या सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। अब ये जो फिगर ये जो आपको दिख रहा है ये है ओलियोसोम्स, जहाँ पे जो प्रॉपर फैट्स थे वो कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड्स में। यहाँ से फैटी एसिड्स आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसोम्स के अंदर। ग्लाइकोलाइसोम्स में इसके साथ में कोएंजाइम ए एक्ट करता है और हर ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है पूरा। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हर साइकिल से एसिटाइल कोएंजाइम निकलता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर अंदर एंटर करता है ग्लाइकोजेलेट साइकिल में
जहाँ पर कि ये रिएक्ट करता है ग्लाइकोसिलेट के साथ में, मैलेट सिट्रेट के थ्रू ये ग्लाइकोसिलेट वापस बनाता है और सक्सिनेट बनता है इसमें। अभी सक्सिनेट एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, कन्वर्ट हुआ मैलेट में, ये मैलेट बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्जन हुआ आपका एसीटेट ऑक्सोएसिटेट में, फास्फोनिल पायरेट में, फिर उसके बाद में सुक्रोज में। ये सुक्रोज जो है फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब हम देखें कि जर्मिनेशन में हॉर्मोन्स का क्या कोई रोल है। तो बेसिकली दो तरह के एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर। कुछ प्लांट्स में काइनेटिन और साइटोकाइनिन्स या जो हैं वो देते हैं, तो उनसे जर्मिनेशन इंड्यूस होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो डिफरेंट कंडीशंस को रिप्लेस कर सकता है। दैट मीन्स अगर आप जिब्रेलिक एसिड देते हैं तो जर्मिनेशन इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, और जो सीरियल्स होते हैं उसमें अल्फा माइलेज का जो फॉर्मेशन होता है वो जिब्रेलिन से प्रेरित होता है। इथिलीन जो होती है वो नॉर्मली इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जर्मिनेशन को इंड्यूस कर सकता है ये। ठीक है, और ऐसा पाया गया कि कुछ प्लांट्स के अंदर बाद में इथिलीन बनता है और उसका इफेक्ट फार रेड लाइट के जैसा होता है। एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो एक तरह से बैलेंस होता है एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड्स का। एब्सिसिक एसिड अगर ज़्यादा होगा तो डोमेंसी होती है, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यदि इंक्रीज हो जाता है तो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। इस तरह से ये जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस होता है। बेसिकली अंकुरण के समय पर पानी के इम्बिबिशन से एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं या उनका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और उनसे ब्रेक डाउन होता है स्टोरेज प्रोडक्ट्स का। वो स्टोरेज प्रोडक्ट्स का मोबिलाइजेशन होता है, उनका फिर रीसिंथेसिस होता है टू डिफरेंट न्यूअर प्रोडक्ट्स, और इस तरह से आपको जो नए प्रोडक्ट्स आपको प्लांटलेट के सीडलिंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं।